बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद नवीद असलम मटू, डॉक्टर मटू केयर एंड क्योर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बाकायदा अपनी वीडियो का आगाज़ कर रहे हैं। कल एक शॉर्ट वीडियो बनाई, थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, ज़िंदगी में पहली दफ़ा वीडियो बना रहा था और थोड़ा सा कंफ्यूज था। उम्मीद है कि आज इंशाल्लाह ठीक रहेगा। आज हम बीमारियों के मुतल्लिक़ अपनी वीडियोस का आगाज़ करने लगे हैं और सबसे पहले शुगर को मैंने चुना है। शुगर हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में आम होती जा रही है। हर चौथा पांचवा बंदा शुगर का शिकार हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए और इसका आसान इलाज आप सबको बताया जाए। मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको तशहीर किया जाए कि शुगर हमारे माशरे को, हमारी कौम को बड़ा डिस्टर्ब कर रही है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कौमों की तरक्कियों में बंदिश का सबब भी बन सकती हैं, उनकी रुकावट का सबब बन सकती हैं। मैं थोड़ा सा आपको माजी में लेके जाता हूँ। सिकंदर आजम सारी दुनिया जानती है, पोरस के साथ उसकी लड़ाई, मुल्तान के करीब पोरस से वो जीत गया, लेकिन जल्द ही उसने वापसी का फैसला किया क्योंकि उसकी फौज एक तो थक गई थी और दूसरा मलेरिया का शिकार थी। उस जमाने में मलेरिया एक जानलेवा बीमारी के तौर पे जानी जाती थी। तो सिकंदर आजम को अपना वापसी का फैसला करना पड़ा, इसलिए कि उसकी फौज काफी सारी बीमार थी। थोड़ा सा आगे आए, नेपोलियन बोनापार्ट, मिस्र फतह किया, लेकिन कुछ अरसे के बाद उसको वापस जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी फौज में भी मलेरिया था। और थोड़ा सा तारीख में जाएं तो अमेरिका की जंग आज़ादी, जिसमें फ्रेंच फोर्सेस और ब्रिटिश फोर्सेस आमने सामने थी, लेकिन ज़्यादा नुकसान मलेरिया से हो रहा था। और थैंक्स टू दैट फ्रेंच सोल्जर जो मलेरिया से बीमार था, जिसको वो छोड़ के उसके यूनिट के लोग चले गए थे, उसकी वजह से मलेरिया का इलाज निकला। खैर, आज तो मलेरिया का इलाज हमारे पास मौजूद है, लेकिन आप को बताने का मकसद ये है कि इस बीमारी ने बहुत सारी जंगों को, बहुत सारी बड़ी ताकतों की तरक्कियों में रुकावट डाली। इसी तरह शुगर जिस तरह हमारे मुल्क में फैल रही है, मुझे डर है कि हमारे मुल्क की तरक्की में रुकावट का सबब ना बने। मैं शुगर में की तफसील में नहीं जाता। हर इंसान को यूट्यूब से और वैसे भी इतनी अवेयरनेस हो गई है, लोग एजुकेट हो गए हैं। मैं बिल्कुल इसमें नहीं जाता कि शुगर टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, इसमें प्यास लगती है, नहीं लगती, पेशाब ज़्यादा आता है, नहीं आता, वज़न कम होता है, ज़्यादा होता है। मेरा मकसद ये है कि शुगर के मरीज़ को उसका इलाज बताया जाए, उसको बताया जाए कि वो कैसे ठीक हो सकता है। फी ज़माना हमारे मुल्क में बल्कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में तरक्की के चक्रों में हमने बहुत सारी चीज़ों को जो नेचर के करीब थी छोड़ दिया है। मसलन दूध दूध हमें खालिस नहीं मिलता, मसलन फल स्प्रे वाले, मसलन सब्जियां स्प्रे वाली। ह्यूमन बॉडी में जब ये तमाम केमिकल जाते हैं तो ह्यूमन बॉडी बीमार हो जाती है, बार बार उसको ड्रेन करती है, उसको वॉश करती है, लेकिन एक टाइम आता है कि वो खुद बीमार हो जाती है। इस बीमारी को हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स चेक करते हैं, जिसमें जिगर है, मैदा है, गुर्दे हैं, लेकिन ख़ास उसको लिवर चेक करता है। इसीलिए शुगर के साथ साथ हमारे मुल्क में फैटी लिवर के पेशेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मेरे पास अक्सर क्लिनिक पे जितने पेशेंट आते हैं शुगर के हवाले से,
उनकी जब हिस्ट्री ली जाती है तो उसमें फैटी लिवर बड़ा कॉमन मिलता है। फैटी लिवर वो दरवाज़ा है जो इंसान के जिस्म में बाकी बीमारियों को दावत दे रहा होता है, जिसमें आपका कोलेस्ट्रोल है, आपकी हार्ट की बीमारियां हैं, आपका स्टमक का डिस्टर्ब होना है, इन सो कॉल्ड एंजाइटी है। इसी तरह शुगर उससे डिस्टर्ब हो जाती है, लबलबा उससे अपना काम नहीं कर सकता। मेरे पास जितने पेशेंट आए उनकी हिस्ट्री देखी, मैंने जैसे बताया कि उनमें फैटी लिवर बड़ा कॉमन एक फैक्टर मुझे मिला। शुगर के बहुत सारे और ट्रीटमेंट जैसे एलोपैथिक में हो रहे हैं, होम्योपैथिक में हो रहे हैं, सब ट्रीटमेंट हो रहे हैं, लेकिन मैंने अपने पेशेंट्स में जब उनकी मेडिसिन के साथ जिगर को टोन अप करने की दवाइयां ऐड की तो मुझे उसके बड़े अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हुए। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ चूंकि अवेयरनेस होने के बावजूद भी हम थोड़ा सा लैग कर जाते हैं अपनी परहेज के मामले में। किसी भी पेशेंट को पूछें आप परहेज कर रहे हैं या परहेज कर रही हैं, तो वो कहेंगे हाँ जी कर रहे हैं, चाय में चीनी नहीं डालते। ये शुगर की परहेज नहीं है। शुगर की परहेज में चिकनाई छोड़ना भी है, शुगर की परहेज में गंदम छोड़ना भी है, लेकिन मुसीबत यह है कि अगर गंदम को छोड़ेंगे तो फिर हम खाएंगे क्या। तो उसके लिए आजकल तो खैर गंदम और ये चोकर और काले चने और मकई इसका मिक्स आटा मिल जाता है। शुगर के लिए ज़रूरी है कि पेशेंट परहेज करे। ये वाहिद बीमारी है जिसका इलाज 30% मेडिसिन में और 70% खुद मरीज के पास है। लिहाजा मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि इस वीडियो के एंड पे जब मैं आपको दवाइयाँ बताऊं तो उसके साथ साथ परहेज करें। परहेज बहुत ज़रूरी है। शुगर का मरीज जब बीमार होता है तो उसकी बॉडी के बाकी ऑर्गन भी आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करना छोड़ देते हैं। तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, मोटा मोटा आपके गुर्दे खराब हो जाते हैं, आपके दिल के वाल डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, आपके असाब कमज़ोर हो जाते हैं, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, उसमें कैल्शियम डेफिशिएंसी आ जाती है। ये सब चीज़ें आपकी शुगर के साथ चल रही होती हैं। लिहाजा सबसे गुजारिश है कि शुगर की दवाई के साथ उसकी परहेज, थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ी सैर बहुत बहुत ज़रूरी है। शुगर आमतौर पे दो टाइप की तो पाई जाती है, टाइप 1 और टाइप 2। एक में प्यास लगती है और पेशाब ज़्यादा आता है, दूसरी में ऐसे कोई इलामात नहीं होती लेकिन बॉडी सफ़र कर रही होती है। टाइप 1, टाइप 2 तमाम तरह की शुगर के लिए होम्योपैथिक में बड़ी अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं और बड़े अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। चूँकि हमारी ये नई-नई वीडियोज़ हम शुरू कर रहे हैं, अभी ज़रा हम कोशिश करेंगे जैसे-जैसे हम तरक्की करते जाएँ, हम अपनी दवाइयों को भी आपको हाइलाइट कर दिया जाए ताकि आपको लिखने में आसानी हो। फ़िलहाल तो मैं बोल रहा हूँ, इसको ही आप दवाइयों को लिख सकते हैं अपने पास। शुगर की पहली दवाई एसोफास क्यों? इसके 10-10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम खाने से पहले। बहुत अच्छी बड़ी बेसिक दवाई जो ज़्यादा पेशाब आने को, प्यास लगने को ठीक करती है, शुगर के लेवल को काफ़ी हद तक कम करती है और आपके असाब को ताकत देती है, ज़हन को ताकत देती है। दूसरी दवाई साइज़िजियम क्यू, खाने के बाद 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम, ये आपकी शुगर के लेवल को नॉर्मलाइज करने में बड़ा मददगार साबित होगी। लेकिन इन सब दवाइयों के साथ साथ एक दवाई जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो है चेलिडोनियम क्यू। खाने से पहले लें या खाने के बाद लें, 20-20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम 1 कप पानी में। ये दवाई आपके लिवर को टोन अप करती है। ये वो दवाई है जो आपके जिगर के फंक्शन को बेहतर करने के साथ साथ
आपकी किसी हद तक शुगर को भी बेहतर करती है। जैसे ही आपका जिगर बड़ा अच्छा काम करना शुरू कर देता है, आपकी शुगर बेहतर होना शुरू हो जाती है। जिगर अगर अच्छा काम करता है तो आपका मैदा भी अच्छा काम करने लग पड़ता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा अच्छा चलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा चंद दवाइयाँ जो कंपनीज बना रही हैं पाकिस्तान में, कुछ लोकल दवाइयाँ लोकल कंपनियां हैं, कुछ बाहर की कंपनियां हैं, वो भी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन जहन में रखें कि मैं किसी कंपनी का नुमाइंदा नहीं हूँ। मेरे तजर्बे में जो जो दवाइयाँ भी अच्छा काम करती रही हैं और कर रही हैं, मैं उन सब के आपको नाम बता रहा हूँ। उनमें से जो चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन R40 जर्मन दवाई बहुत अच्छा काम करती है। खाने से पहले 20-20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम। और R130 20-20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम खाने के बाद बहुत अच्छा काम करती है। माइंडेड चैलिडोनियम इसके साथ भी आपने ऐड करनी है। इसके अलावा परहेज बार बार बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसके साथ सैर करें, एक्सरसाइज करें। जितना फिजिकली आप अपने बॉडी को खर्च करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी शुगर आपके कंट्रोल में आएगी। और शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप आने वाली बीमारियों, आने वाली तकलीफ़ों से महफूज रह सकें। ये इतनी ख़राब बीमारी है कि आपको गैंग्रीन का सबब बन सकती है, आपके ज़हनी और जिस्मानी अवारिस का सबब बन सकती है, जो कि हमारे माशरे के लिए बड़ी नुकसानदेह है। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छा मशवरा दूँ, अच्छे से अच्छा आपके लिए दवाइयाँ तजवीज़ करूँ, ताकि आप इनको इस्तेमाल करें और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी और उम्र दराज करे। इन दवाइयों को इस्तेमाल करें। अल्लाह हाफ़िज़।